नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, कमेंट्स, आपकी राय, कमेंट्स, चाहे वो आलोचना हो, सहमति हो, असहमति हो, हमेशा उसका स्वागत है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति भी यही है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ा आधार क्या है? सबसे बड़ा आधार है संसद और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, शीर्षस्थ। वैसे तो न्यायालय होता है, लेकिन जो देश के कानून के बारे में समीक्षा कर सकते हैं, फैसला कर सकते हैं और भविष्य तय करते हैं। इस दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान डिफेमेशन, मानहानि के एक मामले में जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी, दो बड़े प्रमुख न्यायाधीशों ने एक टिप्पणी की और ये कहा कि जो मानहानि के मामले हैं इनको क्रिमिनलाइजेशन, माने इनको आपराधिक, जो अपराध की तरह से जो बनाया गया है, इसके बारे में पुनर्विचार का समय आ गया। ये मैं समझता हूं कि आदेश अभी न भी हो, लेकिन उनकी टिप्पणी बहुत ही भारत की दृष्टि से और खास करके मीडिया संपादकों के लिए, प्रकाशकों के लिए या कोई भी व्यक्ति के लिए जो अनावश्यक रूप से मानहानि के केस में जिस तरह से प्रताड़ित होने के खतरे होते हैं। मैं मानता हूं मानहानि करना, किसी का अपमान करना, ये कानून में रहेगा और रहना भी चाहिए। आप किसी पर भी कोई टिप्पणी बगैर किसी आधार के यदि करते हैं, कोई बहुत ही ऐसी अपमानजनक जिससे उसकी प्रतिष्ठा, उसके परिवार की प्रतिष्ठा, उसके संस्थान की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई का अधिकार पूरा सुप्रीम कोर्ट को नहीं, निचली अदालत को भी रहता है और निचली अदालत ही कार्रवाई करती है। और हमारे दर्शकों के लिए जो समझते हैं, वो जो नहीं भी जानते हो, ये मालूम है कि भारत में दो तरह के मानहानि के प्रकरण हो सकते हैं, एक दीवानी और एक फौजदारी। तो दीवानी मामले में मैंने जो हर्जाना मांगते हैं कि साहब हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, तो कोई 10 लाख मांगेगा, 50 लाख मांगेगा, 5 करोड़ मांगेगा, 500 करोड़ मांग सकता है, जो बड़े ऐसे संस्थान हैं। और फौजदारी कानून में तो 2 साल की सजा हो सकती है। तो हर्जाना भी हो सकता है और 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब आदरणीय जज, चाहे वो लोअर कोर्ट में कहीं रिमोट एरिया के जज हो, जैसे होता है ना, कई बार आदमी को सजा हिरासत जेल में भेज दीजिए, जेल में भेजने का अधिकार भी है। यदि फौजदारी मामला है तो पहले तो सुनवाई ही चलेगी कई वर्षों तक, जो मेरा अनुभव पत्रकार के नाते, संपादक के नाते रहा है, उस दृष्टि से। तो जैसा मैंने कहा कि हम हमेशा ही मानते हैं कि एक तो जवाब का अधिकार सबको है, मानहानि का जब कोई केस आएगा तो उसकी तरफ से जवाब भी दिया जाता है, पहले खाली कोई नोटिस आता है, लेकिन कई लोग सीधे अदालत चले जाते हैं, तो उसमें कैसे होगा? इस दृष्टि से ये एक बड़ा ही विचारणीय मुद्दा है, जो वर्षों से बीच में पहले आया है अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में भी आया है। लेकिन कम से कम अब इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस बात को, और संसद में भी कई बार उठाए, बड़े हम संपादक कुलदीप नायर जैसे या और सब बड़े प्रमुख लोग रहे हैं जो संसद में भी रहे हैं, तो ये मुद्दा चिंता का विषय तो रहा है। लेकिन अब ये सही वक्त आ गया है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, पूरा खुला है, इसीलिए उसमें भी उसका जो दुरुपयोग है उसके पक्ष में तो मैं हूं। मैं तो शुरू से मानता हूं कि भाई इसके लिए जब तक कोई सबूत न हो, न कोई खबर छप सकती है, न किसी का मानहानि के बारे में व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाया जा सकता है, तो कोई भी मीडिया उस पर आपत्ति नहीं करता है, या मीडिया या कोई भी संस्था भी नहीं आपत्ति कर सकता है यदि प्रामाणिक आधार है। नहीं है तो उसको नहीं उस तरह से कहा जाना चाहिए और ऐसी अपमानजनक बातें नहीं हो। लेकिन उसको क्रिमिनल में बना करके जब जिस तरह से राजपेट की स्थिति आई है, अभी तो कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जो इस समय सरकार या सरकार विरोधी या जो अलग अलग पार्टी, हर राज्य के अपने अपने कानून बने, जहां पर उसके लिए कोई अपील करता है, अदालत जाता है, उसमें कई बार स्थानीय प्रभाव भी पड़ता है। इस दृष्टि से ये केवल कुछ संस्थानों को लेकर के हम बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि मेरे पिछले 50-55 वर्षों के दौरान जो पत्रकार के रूप में मैंने देखा है, उसमें जिस तरह से इन कानून का जो दुरुपयोग होता है, मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे कानूनविद हैं या जो समाज में सामाजिक, जिसको कह सकते हैं कि चाहते हैं कि सही कानून का उपयोग हो और कानून का दुरुपयोग न हो।
आप देखिए कि अदालत ने तो इवन दहेज कानून को लेकर के महिलाओं के पक्ष में जो बहुत सारे कानून है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ में जो कहा है कि कोई ऐसा ना हो जिससे कि पूरे परिवार को ही बर्बाद करने हो, तो उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, ऐसे फैसले आए हैं। इस दृष्टि से क्रिमिनल इस तरह के ऑफेंस के बारे में, और ये बात मैं आज इसलिए नहीं कह रहा हूं, एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष के नाते हमने 2008 में एक बड़ा ही आयोजन किया जिसमें लीगल रिपोर्टिंग के लोग थे और उस समय के चीफ जस्टिस जो रहे उनको हमने आमंत्रित किया और उन्होंने बाकायदा जिस तरह से पहले उस समय जो सीजीआई थे वो थे श्री केजी बालकृष्णन और दूसरे एक और जज और साथ में लगभग 15 जज उस कार्यक्रम में 2 दिनों के कार्यक्रम में आए। तो ये ठीक है कि कैसे लीगल रिपोर्टिंग ठीक हो, लीगल इश्यूज पर कैसे हो, कानून क्या क्या कहते हैं, उस पर चर्चा हुई। 2008 मैंने ये बात है और ये एडिटर्स गिल्ड की तरफ से आयोजित किया गया था। सयानंद मूर्ति हमारे महासचिव भी रहे, उनके भी अच्छे संपर्क थे। तो व्यक्तिगत रूप से भी हम सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से मिले, तब भी हमने बातचीत में ये मुद्दा भी उठाया था मानहानि का, और लीगल उनके साथ ये मतलब एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक है कि 15 सुप्रीम कोर्ट के जज जिस पूरे 2 दिनों के कार्यक्रम में बीच बीच में आए, उनसे विचार विमर्श हुआ और मुद्दों के साथ और हर मोर्चे। इसके अलावा एडिटर्स गिल्ड की तरफ से हमने कई ऐसे कानूनविदों से भी पहले भी विचार विमर्श किया। अरुण जेटली अब नहीं है, वो भी एक बार, एंड रवि हमारे जो कई ऐसे संपादक हैं, एस सहाय हमारे संपादक रहे स्टेट्समैन के, वो तो इसके काफी एक्सपर्ट थे, बीजी वर्गीज साहब। तो ऐसे कई लोग, अजित भट्टाचार्य जी, ऐसे कई संपादकों ने ऐसे मुद्दों को लेकर के समय समय पर, और बाकायदा इसके हमने पेपर्स भी बनाए कि डिफेमेशन को लेकर, मानहानि को लेकर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो अभी देखिए ये सिलसिला आज का नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जिस तरह से होता रहा है उस पर संपादकों की चिंता तो इसलिए कि संपादकों को अननेसरी तंग भी किया जाता रहा है उस दृष्टि से, और वो किसी भी पार्टी की सरकार से भी, मैं इसको राजनीतिक मामला ही नहीं मानता। मैं मानता हूं कि कानूनी एक मामला है जिसमें संसद या सुप्रीम कोर्ट ही उस कानून में थोड़ा संशोधन कर सकती है कि किस श्रेणी में, जैसे इसलिए मैंने कहा कि क्रिमिनल नहीं होगा, दीवानी होगा, तब भी कुछ मामला चल सकता है, हरजाना संस्थान से मांगेगा या जो स्थिति होगी। और लेकिन उसका जो दुरुपयोग है उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं व्यक्तिगत रूप से भी, और मैं ज्यादा डिटेल से नाम नहीं बोलूंगा, समय की सीमा होती है। इस दृष्टि से ऐसे ऐसे केस हुए हैं जिसमें हरासमेंट, मानहानि के नाम पर 77 की बात है, उससे पहले के भी कुछ गए, लेकिन वो खबर पहले छपी, लेकिन 77 में सरकार भी आ गई थी और हो गई हिमाचल प्रदेश में। मैं संवाददाता था हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में, साप्ताहिक हिंदुस्तान और मॉर्निंग को एक डेली अखबार निकलता था टेबलाइड साइज में, मनोहर श्याम जोशी उसके संपादक थे। और उसमें ये हुआ कि साहब देखिए, एक छोटी खबर कुछ छपी हिमाचल के किसी डॉक्टर, उसके संबंधित छोटे से जगह का। अब उनके कोई परिवार का जो वहां लोकल जज थे, तो उन्होंने केस किया, नोटिस भेजा और साथ में ये कहा कि भाई हाजिर तारीख लगाई, और फिर कहा कि साहब देखिए पहले से सूचना भी कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या किसी के देखो, अब तो इस पे एडिटर यानी मनोहर श्याम जोशी, तब तक वो उस समय टीवी वगैरह नहीं आए थे ज्यादा, न चैनल थे न हम लोग, उनका सीरीज अब कोई आया था, बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार भी और संपादक थे प्रतिष्ठित, उनको और महाप्रबंधक जो प्रकाशक के रूप में जिनका नाम छपता था संतोष नाथ जी, जो स्टेज में भी कभी प्रकाशक के रूप में रहे थे, दोनों को हम बुला करके उनको रात सर्दी में हिमाचल में सोलन या कोई जगह है, उन्होंने कहा उनको रात भर खड़ा रखेंगे, कुछ ऐसा रखेंगे या रात भर उनको सर्दी में पता चल जाएगा कि खबर छापे में क्या होता है, मैंने चाहे फैसला हो ना हो लेकिन रात भर खड़ा रखेंगे। जो जज के पास अधिकार है कि नहीं हम आपको बिठाए रखें दिन भर, तो जज ने कहा मैं बैठ जाऊंगा, कंबल चाहे कुछ भी अच्छे से गर्म से पहन करके उनको बिठा रखूंगा। बड़ा मुश्किल हुआ, मुझे संतोष नाथ जी ने बुलाया और कहा कि भाई किसी तरह बचाइए वरना तो मैं मर जाऊंगा सर्दी में, ऐसा कुछ हो गया। मैं गया, मैंने कुछ लोगों से रातों रात पहुंचा, उसके बाद मैंने कुछ लोगों से बात की, किसी और सहयोगी उनके थ्रू शांता कुमार जी तक मैसेज पहुंचा जो सब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो चूंकि सरकारी डॉक्टर या जज जो थे किसी तरह से उनको ये सूचना दे करके कि भाई इस तरह से हिरासमेंट नहीं होना चाहिए। मामला बाद में जाकर के खत्म हुआ, 10 जोशी जी को जाना पड़ा ना उनको, लेकिन कुछ भी किया जा सकता है मानहानि के मामले में, आपको सजा के रूप में, सजा तो बाद में होगी, आप जज चाहे छोटी अदालत में। इसी बात के कुछ मामले, मैं जब हिंदुस्तान अखबार में संपादक था, इसलिए प्रमाण बता रहा हूं कि मानहानि के कैसा दुरुपयोग होता है। एक खबर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी,
एक खबर ट्रिब्यून, जो बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है पंजाब हरियाणा है, बल्कि देश का भी, उसके हिंदी संस्करण में एक वही खबर छपी। चूंकि एक ही संवाददाता स्ट्रिंगर जो छोटी छोटी जगह होते हैं वो वही काम करते हैं, वो खबर छपी और एक हिंदुस्तान में छपी, सेम एक ही संवाददाता। एक नेता जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने उससे जुड़ा हुआ मतलब छोटी खबर भी छोटी सी थी, मैंने आप समझिए 20 लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं होगा उनका भी कुछ, बल्कि उसमें कुछ कई चीजों का जो उल्लेख नहीं था वो आधार उन्होंने वही बनाया था, नहीं इससे मेरे परिवार का मामला है, जिसका नाम नहीं था उस पर भी। बहरहाल तो उन्होंने कहा इंडियन एक्सप्रेस से परवाह नहीं हमको, उसको नहीं, उस पर केस नहीं किया, हिंदी के दोनों अखबारों पर केस किया। आप आश्चर्य के महीनों नहीं वर्षों तक केस चला। उसमें पहले जज बुलाता था, रेवाड़ी में वो केस था, और जज बुलाकर कहता था कि हर बार हाजिर होना पड़ेगा, और कभी वहां सुबह अदालत लगती थी जो गर्मी के दिन हो, दिन में लगती थी, और हर बार भाई संपादक भी हो, प्रकाशक भी खड़ा रहे, वो खड़ा रहे वहां पर, दिन भर इंतजार करे, तो आधा दिन इंतजार करे। ट्रिब्यून के एडिटर विजय सहगल थे उस समय में, उनका मैं जाकर के कुछ सिस्टम पर वापस एक अपनी एप्लीकेशन लगा के ले आऊं। अच्छा तुम्हारी गैरहाजिरी लगा दूं मैं, जज ने कहा। मैं किसी 1 तारीख की सुनवाई के समय विदेश में जर्मनी के चुनाव थे, तो मैं गया हुआ था और उसके कवरेज के हिसाब से, और वो कोई तारीख लगी तो हमारे वकील ने और प्रकाशक राकेश शर्मा थे, उन्होंने कहा कि भाई संपादक इस बार नहीं है, वो विदेश गए हुए हैं। तो जानते हैं जज साहब ने क्या कहा, क्या वो विंचड्ढा है, माने हथियारों का सौदागर दलाल है जो विदेश गया हुआ है। माने इतना अपमानजनक टिप्पणी किसी भी संपादक, वो सवाल मेरा नहीं, कोई संपादक हो, प्रकाशक यदि वो ऐसे खड़े, उन्होंने कहा कैसे खड़े हो, वो हाथ बांधे हुए खड़े हैं, उनसे कहा सीधे क्यों नहीं खड़े होते, अब क्या टेंशन हो जाए। तो लोकल जज, मेरा जजेस के प्रति बड़ा सम्मान है, मैं इसलिए ये न्यायपालिका एक और बात पे स्पष्ट कर दूं, जो केसेस में बता रहा हूं कि जजेस के प्रति मेरे इतने सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट का जज, मेरी पुस्तक पावर प्रेस एंड पॉलिटिक्स में भी कुछ बातों का जिक्र है, और पूरा एक सेक्शन ही है कि किस तरह से लीगल और मीडिया के बीच में संबंध या कैसे समस्याएं भी आती रही हैं। जो खुद आरसी लाहौटी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने भी भूमिका लिखी है मेरी उस पुस्तक में। तो ऐसा नहीं कि मेरा उनके प्रति कोई वो, जैसा मैंने कहा जितने कई ऐसे चीफ जस्टिस रहे, लॉ मिनिस्टर्स रहे, सबसे मेरा परिचय, हमारे जैसे कई संपादकों का संपर्क विधि रूप से भी रहा, कानून मंत्रियों से भी रहा। तो कोई ऐसा दुराग्रह नहीं है कि मैं कहूं कि जज जाति कर सकते हैं। लोकल स्तर पर तो कई स्थानीय पत्रकारों को होते हैं, और ये याद रखिए लोकल जजेस तो वही लोकल नेता या सरकारें होती हैं, उनसे अपॉइंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज जरूर एक पैनल है, उस पर मैं अलग से इस पर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है आज कुछ वर्षों से, इसके पहले होता था वो भी। बहरहाल तो ऐसी स्थिति में आप ये सोचिए कि लोकल जज क्या कर सकते, तो उस केस को चलता रहा, और बाद में कई वर्ष चला, मैं वो हिंदुस्तान अखबार छोड़ के दूसरे अखबार आउटलुक का संपादक हो गया, वो तारीखें लगती रही, और अंततोगत्वा उस केस में हमारे बड़े बड़े वकील चूंकि खड़े हुए थे, तो अल्टीमेटली उसमें सजा हमें तो नहीं हुई, लेकिन दैनिक ट्रिब्यून के संपादक को उस जो स्थानीय जज है उसने कहा कि नहीं, इनको अब कितने दिन की थी मुझे याद नहीं है, अदालतों में जाएगा, उन्हें कहा नहीं इनको जेल भेज दीजिए। वो तो गनीमत है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट और वहां तुरंत उन्होंने एप्लीकेशन लगा करके, जब तक वो उनका फैसला आया, उनको जमानत मिल गई, जेल नहीं जाना पड़ा। बताइए, बाद में फिर वो केस अल्टीमेटली खत्म हुआ। हम एक्सप्रेस पे तो केस नहीं हुआ था, हमें कितनी बार हुआ, शुरू में हम गए, बाद में तो हुआ कि अच्छा नहीं भी आएंगे, वो जज भी बदलते रहे, अंततः तो ऐसा हो सकता है। तो किस तरह से हैरास किया जा सकता है ये उनके हाथ में है। अच्छा, दूसरा जो नेता है, खास करके जो कि साहब मैंने कहा यहां भी एक नेता थे, ऐसे ही कोई छत्तीसगढ़ के एक नेता, उन्होंने क्या किया, किसी एक पंचायत की बहस किया, जो अखबार में नहीं, एक संपादक करता था बाद में आउटलुक के बाद, दिल्ली से निकलता अखबार, और उसके कई संस्करण थे छत्तीसगढ़ में संस्करण में। अब वो उस संस्करण में कोई खबर छपी किसी लोकल किसी पेज पर, वो भी किसी पंचायत का 10 लाइन की, महिला पंचायत, कोई महिला के नाम से उन्होंने उसको केस करा दिया, और उसमें दिल्ली में मैंने कई वर्ष निकल गए, वो केस कहीं नीचे वहां पता तो चलता नहीं है, कब कोई नोटिस भी हमें नहीं मिला। एक दिन 2 पुलिस वाले बाकायदा गिरफ्तारी समन्स के साथ वारंट लेकर के आ गए। बहरहाल चूंकि वो जो आए थे वो भी समझदार थे, अल्टीमेटली उनको समझ में आ गया कि संपादक इस तरह के तो कोई है नहीं, कोई अपराधी है नहीं, कुछ अपना उन्होंने दिल्ली में अपना आके जो भी उनको था उन्होंने उसके बाद जब लिख करके वो ले गए, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप उस तारीख को पहुंची। खैर वहां के वकीलों ने कई हस्तक्षेप के बाद उस अदालत ने उस मामले को खत्म हुआ, मुझे जाना नहीं पड़ा अंततोगत्वा, चूंकि मैंने समझ गया था कि वो राजनीतिक कारणों से, वो राजनीतिक लोगों ने और वहां के हमारे संवाददाता ने, जबकि आप देखिए वो अखबार
बंद हो गया दिल्ली में, कई संस्करण बंद हो गए, फिर वो कहाँ किस प्रबंधन के पास गए। अखबार बिक जाए, अखबार किसी बोले बंद हो जाए, लेकिन संपादक को 10-12 साल बाद भी यदि उसका वो हो तो उसको बाद उसको गिरफ्तार करवाने की कोशिश हो सकती है, उनको हैरासमेंट। दूसरा ऐसे केसेस भी हैं, जब टीवी नहीं आया था, एक उज्जैन शहर में केस हुआ और प्रभु चावला उस समय इंडिया टुडे के संपादक थे, तो वहां के लोगों ने कहा कई लोगों उनको देखा तो नहीं है, वह लिखते तो है, इंडिया टुडे के संपादक हैं, तो उनको किसी तरह हाजिर किया जाए, केस कर दिया गया ताकि वो हाजिर हो। उनको जाना पड़ा, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या हुआ, लेकिन मुझे वहां स्थानीय लोगों ने बताया था कि उनको बुलाने के लिए केस किया गया था। आप ही बताइए कि कोई जज यदि चाहे कि साहब मुझे हाजिर करके उनकी सूरत देख रहा है, अब आजकल टीवी पर दिख जाते हैं, हम और आप लोग, कोई भी हो सकता है, संपादक भी कोई हो या कई संपादक नहीं दिखाई देते, पहले तो सामने आते ही नहीं थे, उनके नाम ही बहुत मुश्किल से वो खाली संपादकीय लिखते थे, कॉलम लिखते हैं। आज ऐसी स्थिति में जब आप ऐसे केसेस आते हैं, तो वो बस्तर का केस था छत्तीसगढ़ का, जो ताकि रिमोट एरिया में बुलाया जा सके, तंग कह सके, तो हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार में तो कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी कई चल रहे हैं। मैं नोवा टाइम समझ रहा, और उल्टा है, नेता ये भी कर सकता है कि कोई एफआईआर दर्ज करा के कहे, जैसा मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है कि एक नेता जो नाराज थे कांग्रेस के, उनका एक स्टिंगर घोड़ा जी बहुत अच्छे लेखक भी थे, लेकिन संवाददाता आरा बक्सर, उन्होंने कहा इसको हटा दो, हमने कहा कि नहीं हटाएंगे, तो उन्होंने डकैती का केस ही दर्ज कर दिया संपादक के नाम, एफआईआर दर्ज करा दिया। पुलिस वाले तो उनके कहने में रहते हैं, कुछ अल्टीमेटली कुछ होना नहीं था, पुलिस निदेशक या सरकार, लेकिन विधानसभा में उठाया साहब, इन्होंने यहाँ के नोवा टाइम के संपादक ने डकैती करा दी मेरे भाई के घर में और 25,000 रुपये डकैती करा दी। अब अंदाजा लगाइए आप। तो नेता अदालत की शरण, कानून की शरण लेकर के कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसीलिए उन केसेस का बात नहीं कर रहा हूं जो सरकारों के खिलाफ कुछ छपता है, कुछ होता है। मैं निजी जो संपादकों को और ऐसे आपराधिक कानून में जिनमें जेल हो सकती है या उनको हर बार हाजिर होना पड़ता है, तो इसके बारे में कुछ तो सुझाव, किस तरह के केसेस मानहानि हो। राहुल गांधी पर तो कोई जेल उनको भेजेगा नहीं, होगा भी तो एक आधे घंटे बाद वो वापस सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा उनको। किसी पर जेपी नड्डा जी को या कोई किसी पार्टी का जेडीयू के नेता हो, कांग्रेस के हो, शिवसेना के हो, किसी के हो, उनको तो ऐसी स्थिति में मानहानि में तो ऐसा होता नहीं है। तो क्रिमिनल वाला उसका खत्म होना चाहिए क्लास, मैं ऐसा मानता हूं। जैसा मैंने कहा कि उसके लिए बड़े बड़े चीफ जस्टिस रहे, कानून मंत्री में भी आप देखिए, राम जेठमलानी भी कानून मंत्री रहे, अरुण जेटली कानून मंत्री रहे, बड़े बड़े सलमान खुर्शीद कानून मंत्री रहे, नरसिंह राव एक समय में खुद ही कानून मंत्री थे। लेकिन वर्षों से हम इस पर में बहस विचार विमर्श चल रहा है, चाहे राइटर्स गिल्ड हो या और पत्रकारों की संस्था हो, प्रेस काउंसिल हो, कई जगह हम लोग ऐसे मुद्दे उठाते रहे। आज ये मौका मिला है तो मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी कानूनों की समीक्षा होकर के न्याय संहिता बनी है, और भी जो कानूनों में संशोधन हो तो संसद भी ये न कहे कि अब अच्छा है इस बहाने संपादक तो हमारे कब्जे में आएगा, कुछ हमारी हम उसको नकेल डाल सकते हैं, क्योंकि कई नेता भी ऐसा मानते हैं कि इस कानून के रहने से फायदा है ताकि उनको दबाया जा सके, वो हमारे पास शरण में आए। वकीलों को लगता है कि हम तारीफ लगेगी तो हमारा भाव भी बढ़ेगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो स्थानीय स्तर पर जो काम करते हैं। बहरहाल मैं सबके लिए यही कहूंगा कि सब न्याय की अपेक्षा करते हैं, लोकतंत्र की शक्ति न्याय है, और न्यायपालिका इस तरह के कानून में उसके लिए लगातार सुनवाई करके संशोधन करे, और जो अपराधी हो जो सचमुच में मानहानि का केस करते हो, वरना तो क्या है 100 करोड़ के 200 करोड़ के जुर्माने वाले ऐसे कई नोटिस तो मेरे पास कई 500-500 करोड़ के आए हैं, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं, ये भी हम जानते हैं। जासूसी कांड जैसे जो बड़े कुख्यात जिसमें जेल जासूसों को हुई, उन्होंने भी नोटिस भेज दिया, तो हम उसकी तो हम नहीं कह रहे हैं, उसमें हम उस पर प्रमाण होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ऐसे जिसमें कोई मतलब नहीं है उसमें भी क्रिमिनल केसेस लगा करके कैसे हैरास किया जाता है, कैसे तंग किया जाता है और कैसे दंडित किया जाता है, इस पर विचार का ये सही समय आ गया है। लोकतंत्र को जितना अधिक सशक्त करेंगे उतना ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहेगी। एडिटर साहब यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।